नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। आज हम ओनली आईएएस प्रहार के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आपको पता होगा कि 3 टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। आज का टॉपिक महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं और हम इसे भी डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन भी रखा है ताकि आपको पता हो कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2023 में आप देखिए, 2022, 2021 में 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए गए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वार्म अप इश्यू है। हर साल लगभग हर दिन न्यूज़पेपर में आपको क्लाइमेट चेंज के मुद्दे मिल जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन आस्क करना भी लाजमी हो जाता है। काफ़ी बिगेस्ट कंसर्न है हमारे अर्थ के लिए और क्वेश्चन उतना ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं। एक बार आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्लाइमेट चेंज क्या है, फैक्टर्स क्या है और क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन आए आराम से आप पॉइंट्स को इंटीग्रेट करके आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। हम इसे भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि आपके दोस्त भी बेनिफिट पाएंगे इससे। और नॉट ओनली दिस, यूट्यूब ऑल्सो प्रमोट्स दो चैनल्स हु आर मोर इंटरेक्टिव। जितना आप इंगेज रहेंगे, इंटरेक्शन रखेंगे, उतना ज़्यादा यूट्यूब प्रमोट भी करता है। तो एक मदद आप हमारे लिए ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लाइमेट चेंज टॉपिक की। तो सबसे पहले हम पीवाईक्यू देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको कितने डेप्थ में जाना है, ताकि एक आइडिया हो जाए आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन की। साथ के साथ हम विजन आईएएस का करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं, तो आपका करंट अफेयर्स वाला भी टॉपिक कवर हो जाएगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। तो जैसे आप देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, 2024 का भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसका हम कभी और पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी फॉर दैट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हैज प्रेडिक्टेड ए ग्लोबल सी लेवल राइज ऑफ अबाउट 1 मीटर बाय 2100 एडी। तो भाई इम्पैक्ट क्या होगा सी लेवल राइज का इंडिया पर एज वेल एज इन अदर कंट्रीज विच आर इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो आप समझ रहे हैं, इम्पैक्ट पूछा है। एक तो सी लेवल राइज, लेकिन अब सी लेवल राइज के थोड़ा सा पीछे जाए तो पता चलेगा आपका क्लाइमेट चेंज उससे जुड़ा हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज होता है, फिर ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो आपका आइस है आर्कटिक में, अंटार्कटिक में, वो मेल्ट करती है और फिर अल्टीमेटली सी लेवल राइज करवाएंगी। तो थोड़ा सा आपको ये आइडिया दे देना है कि सी लेवल राइज के मेन कारण क्या है और कौन कौन सा फैक्टर है दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। बस आपको एक टेबल के रूप में दर्शा देना है, क्योंकि यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है इम्पैक्ट के बारे में, वो भी कहाँ पर, इंडिया एज वेल एज इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पूरा कहानी लिखते चले गए हम, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग, नहीं, मेन क्वेश्चन को एड्रेस करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन है आपका सी लेवल राइज का, उसके इम्पैक्ट का। तो इंडिया में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा आप रिकॉल करिएगा तो पता चलेगा कि भाई इंडिया में कुछ कुछ ऐसे सिटीज हैं जो काफी नजदीक हैं वाटर बॉडीज या सी बॉडीज के आसपास, जैसे मुंबई की बात कर ले, चेन्नई की बात कर ले, एज वेल एज अदर कोस्टल सिटीज और स्टेट्स। तो जब आपका सी लेवल राइज होगा, ये सब तो गायब ही हो जाएंगे। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट है, ठीक है, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो भी फ्यूचर में पैकअप हो सकती है। तो ये तो एक पॉइंट हमने बताया। उसके बाद क्या है, हमारा जो कोस्टल रीजन है वहां पर आपका बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, कोरल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो कल को कोरल्स भी नष्ट हो जाएंगे तो हमारा जो मेराइन टूरिज्म है वो भी प्रभावित होगा, उससे इकोनॉमी प्रभावित होगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी पॉइंट आते हैं जो हमारे फार्मर्स हैं, ठीक है, कोस्टल फार्मर्स की बात कर ले या फिर जो फिशिंग फार्मर्स हैं, ठीक है। तो भाई इनका तो लाइवलीहुड इन्हीं पर डिपेंडेंट है। अब अगर सी लेवल राइज के कारण कोस्टल सबमर्जेंस हो जाता है तो फिर इनकी लाइवलीहुड प्रभावित होगी।
एंड अल्टीमेटली इट कैन गिव राइज टू द पॉवर्टी। अन्य फैक्टर्स की बात करें, मतलब अन्य इम्पैक्ट की बात करें, फोर्स्ड माइग्रेशन हो सकता है। भाई कोस्टल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, कल को कोस्टल रीजन ही ना रहे तो फोर्स माइग्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने आपको बस ओवरव्यू दिया। अगर हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए हम अलग से सेशन रखने वाले हैं, आप चिंता ना करें। मोस्टली नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा, उसमें हम पीवाईक्यू को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अदर कंट्रीज जो हमारे इंडियन ओशियन रीजन में, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका थोड़ा सा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दूसरा है आपका ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस करिए, इसका इफेक्ट क्या होता है ग्लोबल क्लाइमेट पर, इसके बारे में आप बताइए। ठीक है, और कंट्रोल मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और क्योटो प्रोटोकॉल सब जो है वो सब मैकेनिज्म है टू डील विद द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस और द ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद आप देखिए करंट अफेयर से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 2021 में आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था ना, तो उसी को ग्राउंड मार कर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसी प्रकार से अभी आप देखिए COP 28, COP 29, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए इन्वायरमेंट के करंट अफेयर से अपडेट रहना काफी जरूरी है, ये बात भी आप सुनिश्चित करें। ओके, उसके बाद देखिए ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च एट द वर्ल्ड लीडर्स समिट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ऑफ द UNFCCC। तो वहीं आपका देख लीजिए करंट अफेयर्स वाला ही क्वेश्चन है, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्या पर्पज है इसका। तो जनरली आप समझिएगा कि इस प्रकार के इनिशिएटिव का मेन मकसद होता है कि भाई ग्रीन हाउस इमिशंस को कम करना है, ताकि क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर सके, जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट का जो गोल है या टारगेट है उसे अचीव कर सके। थोड़ा सा आपको नजर रखना है, ठीक है। उसके बाद एक कार्बन क्रेडिट पर क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी हम देखेंगे। इसमें ये पूछा गया कि भाई कार्बन क्रेडिट जो मैकेनिज्म है और जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है जो UNFCCC के अंतर्गत क्रिएट हुआ, तो इसके वैल्यू में, मतलब कार्बन क्रेडिट के वैल्यू में गिरावट आई है। तो इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करना। और हमारी जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीड्स है वो किससे फुलफिल होती है, वो फुलफिल होती है आपका फॉसिल से, कोल से। कोल बर्न करते हैं हम पावर प्लांट में, तब जाके हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है और आप देख रहे हैं ग्रिड में ट्रांसफर होता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। ओके, तो ये सब आपके कुछ डायमेंशन है जो हमने डिस्कस किए। तो ओवरऑल आप देखिएगा काउज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट इन जनरल या फिर स्पेसिफिक पूछा जा सकता है, इन्वायरमेंट पर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी पर क्या होगा, इकोनॉमी पर क्या होगा, है ना। तो ऐसे करके आपको इंटरलिंक करना है, तब जाके आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक, क्लाइमेट चेंज का टॉपिक मजबूत हो सकेगा। उम्मीद करते हैं इतना ओवरव्यू आपको पसंद आया होगा, और साथ के साथ करंट अफेयर्स को भी इसमें जोड़ा गया है। इसलिए जब भी हम विजन IAS का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं तो आपको उसे अच्छे से पढ़ना है, सुनना है, और ये देखना है कि क्या क्या हम उससे निकाल सकते हैं फॉर माई मेंस आंसर राइटिंग। और एक यहाँ पर एक और आपको ओवरव्यू बताते हैं कि जैसे अब ये डाटा दिया गया, ये डाटा आप कोट कर सकते हैं, ये UPSC की तरफ से दिया गया डाटा है, ठीक है। तो आप इसे कोट कर सकते हैं, ये भी हो गया। साथ के साथ आप देखिए कुछ कुछ इनिशिएटिव है, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, अब हो सकता है आपको पता ना हो, आपने ना पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव दिया है। तो क्या क्या इनिशिएटिव ग्लोबल लेवल पर चल रहे हैं, अगर अगली बार क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं ना ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। ओके, उसके बाद देखिए कार्बन क्रेडिट है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, ये सब आपका प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आपको ये कवर करना है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे तो प्रीलिम्स का भी कवर हो जाएगा, क्योंकि मेंस वाला भी क्वेश्चन कभी कभी प्रीलिम्स में उठा के पूछ लिया जाता है, तो ये आंसर जरूर करें। तो इतना ओवरऑल आइडिया डायमेंशन देने के बाद उम्मीद करते हैं कि अब आपका जो ज्ञान का चक्षु है वो खुला होगा, और अब जो इन्वायरमेंट का टॉपिक जिस टाइप से आप समझते हैं, पहले समझते थे, अब थोड़ा सा और अच्छे से आप समझिएगा, ग्रेटर डेप्थ के साथ आप समझिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। थोड़ा सा ओवरव्यू देना जरूरी था, अदरवाइज आप
अपने डायमेंशंस को खोल नहीं पाते, इसलिए पहले पीवाईक्यू डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि हाँ भाई, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें ऐसे ऐसे तैयारी करनी है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो सबसे पहले हम क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। तो जो क्लाइमेट है हमारा, वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ द वेदर पैटर्न्स। और ये जो लॉन्ग टर्म एवरेज है, ये 30 साल, 35 साल, 50 साल तक का एवरेज निकाला जाता है। सिंपल सी बात कहें तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून है। तो मॉनसून तो वो एक दिन में नहीं है, हर साल आपको मॉनसूनल क्लाइमेट देखने मिलता है कि भाई सीजनल रेनफॉल होती है। एक समय में इंडियन ओशन क्रॉस करके जो बादल है वो आते हैं, उसके बाद गरजते हैं, बरसते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। तो ये पैटर्न एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल की नहीं है, लगातार आपका 35 साल, 40 साल, 50 साल एंड बियॉन्ड ये पैटर्न ऑब्जर्व किया गया। तो हमने पता लगा लिया कि हाँ भाई, जो इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसूनल है। उसी प्रकार से हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर से पता ये चलता है कि वहां पर हर दिन बादल बनता है और रेनफॉल होता है, इसलिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि क्लाइमेट किसे कहते हैं। वेदर क्या है? डे टू डे जो चेंजेज होता है आपका टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन। तो आप देखेंगे कि सुबह होती है, दोपहर होते होते जो आपका धूप आ जाता है, कभी कभी बादल आ जाते हैं, तो डे टू डे वेदर चेंजेज हो गए, उसी का एवरेज निकाल देते हैं लॉन्ग टर्म में, वो क्लाइमेट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है। तो भाई, ये जो क्लाइमेट की बात हम कर रहे थे, इतना चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे, उसमें अगर बदलाव आ जाए तो क्या क्लाइमेट चेंज हो गया? एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो आपका आर्कटिक रीजन है, जहां पर ग्लेशियर्स भरे पड़े हैं, अंटार्कटिक ग्लेशियर्स भरे पड़े हैं, ठीक है भाई, अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि पूरा ग्लेशियर से मेल्ट हो गया, तो क्या होगा? कोल्ड क्लाइमेट जो आर्कटिक या अंटार्कटिक है, वो तो आपका वार्म क्लाइमेट में कन्वर्ट हो गया। लॉन्ग टर्म एवरेज की बात करेंगे तो हो गया आपका क्लाइमेट चेंज। इक्वेटोरियल आज जहां पर है, वहां पर कल को आर्कटिक क्लाइमेट आ जाए, क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है, तो हिस्टोरिकली थोड़ा सा हम इतिहास में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एज वेल क्लाइमेट चेंज हुए हैं। और ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई, आज जो इंडिया का लोकेशन देख रहे हैं, ये उठ के कल को आर्कटिक में चला जाए, कल को अंटार्कटिक में चला जाए, ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट, क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जो क्लाइमेट चेंज का फैक्टर्स है, उसको हम नेचुरल फैक्टर्स भी कहते हैं और एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स भी है, दोनों काउच करता है। आजकल ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर ज्यादा डोमिनेट हो गया है, इसलिए काफी ज्यादा कंसर्न्स बढ़ते हुए देख रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। ओके, अब आपको चाहिए एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखने के लिए। तो यहाँ पर एक और आपके लिए मेंस फॉर्डर पॉइंट ये है कि अगर आप कोई डेफिनेशन लिखते हैं, तो एक तो आप जनरल डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक है कि भाई किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी बॉडी ने डिफाइन किया है, तो आप उसका रेफरेंस देकर डेफिनेशन लिखिए। तो आपके अनुसार कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? तो आपके अनुसार या एग्जामिनर के अनुसार वही अट्रैक्टिव लगेगा जो आपने रेफरेंस दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इनका डेफिनेशन है क्लाइमेट चेंज refers to alteration in the climate directly or indirectly related to human actions, measuredly हम कह सकते हैं, it's not like entirely, resulting in modification to the composition of the atmosphere of the earth। क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है भाई? जो एटमोस्फेयर में गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और जो ट्रेस गैसेस है, जिसमें CO2 एंड प्लस अदर ग्रीन हाउस गैसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तो उतना कुछ अल्ट्रेशन नहीं होता है, जो अल्ट्रेशन हो रहा है आपका CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, ये काफी कम है, 0.002% के आसपास है मेरे ख्याल से। एक बार आप डाटा जरूर मैच कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा भी इंक्रीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में या फिर अदर ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मीथेन, ओजोन। ठीक है, तो इसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब जो गैसेस है ना, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं हीट को जो अर्थ के सरफेस से रिलीज हो रही है, एंड एब्जॉर्ब कर लेने के बाद क्या होता है कि हीट ट्रैप हो गई।
तो फिर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो जनरल वार्म हो जाएगा। वार्म हो गया तो हो गया आपका ग्लोबल वार्मिंग, हो गया आपका क्लाइमेट चेंज। पर एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है, मैं पूरा डायमेंशन खोल के आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि जो क्लाइमेट चेंज है ना भैया, ये आपका ग्लोबल वार्मिंग भी काउज कर सकता है, ग्लोबल कूलिंग भी काउज कर सकता है। अभी आपका ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, लेकिन पास्ट में आप देखेंगे कि यही जो क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने ग्लोबल कूलिंग किया था, भर भर के बरसात हुई, तो आज समुद्र में आप जो वाटर देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो इंटेंस प्रेसिपिटेशन हुआ था बिकॉज ऑफ द ग्लोबल कूलिंग, उसका ही परिणाम है। ओके, तो ये हमने आपको डिटेल में एक्सप्लोर करके बताया, समझाया, ताकि एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाए, फिर आप क्वेश्चन करें नहीं, क्वेश्चन समझे और फिर सॉल्व करें। तो आप हमें बताइए कि क्या आप इंजॉयमेंट फील कर रहे हैं? जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए और बोले यस सर, आई एम फीलिंग वेरी वेरी एनर्जेटिक। आप कमेंट करिए। ओके, अब दूसरी बात आती है कि ठीक है, हमने ये सब बात कर दिया, कुछ फैक्ट्स तो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप मेंस आंसर राइटिंग लिखेंगे, लेकिन विदाउट फैक्ट्स मतलब आपका आंसर बेसलेस हो जाता है। इसलिए कुछ बेसिस आपको प्रोवाइड करना है। एक बेस तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया, आप देखेंगे यहाँ पर देखिए, आईपीसीसी हैज प्रेडिक्टेड ग्लोबल सी राइज ऑफ अबाउट 1 मीटर बाय 2100। मतलब ये जो आपका सेंचुरी खत्म होगा 1 मीटर तक राइज हो सकता है। मतलब आप समझिए कि ये जो आपका सी लेवल सरफेस है 1 मीटर, मतलब समझ रहे हो, 1 मीटर मतलब एक व्यक्ति का हाइट होता है, वहां तक राइज हो जाएगा तो क्या हाल होगा आइलैंड सबका, कोस्टल स्टेट्स का, कोस्टल कंट्रीज का। ओके, तो थोड़ा सा आप डायमेंशंस को खोलिए और इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करें। ओके, अब देखिए कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। एक है अकॉर्डिंग टू एनडीएमए रिपोर्ट, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट, इंडिया इज पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज with around 68% of the country being more prone to drought। ड्राउट मतलब सूखापन। इस बार भी आप देखेंगे कि बारिश होती है तो पूरा बरसात हो जाता है, भर भर के बाढ़ आ जाता है, और जब ड्राउट आता है समर के सीजन में तो फिर भाई फसलें जल जाती हैं, है ना, फॉरेस्ट फायर हो जाता है। तो एक ये फैक्ट रखना है। अब ये ड्राउट और फ्लड्स, इट्स ऑल आर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट, ये सब आपके एक्सट्रीम वेदर इवेंट में आ जाते हैं। ये भी कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, ओवर 75% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया आर द हॉट स्पॉट ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। और एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स में क्या हो सकते हैं आपके, साइक्लोन्स। कोस्टल स्टेट्स की बात करें, आंध्रा में साइक्लोन्स आते रहते हैं। फिर आपका तमिलनाडु के कोस्ट को देख लीजिए, बंगाल के कोस्ट को देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में कुछ साइक्लोन्स की भी खबर आई थी, है ना। तो ये सब जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट से बढ़ते जा रहे हैं, पहले इनकी फ्रीक्वेंसी कम थी, एक साल में बहुत ही कम आते थे, अभी क्या है भर भर के आ रहे हैं। जो इनका जेस्टेशन पीरियड है, जिस समय में इन्हें आना होता था उस समय में तो आ ही रहे हैं, जिस समय में नहीं आना होता था उस समय भी वे टपक रहे हैं। ओके, फ्लड्स देख लीजिए, त्राहिमाम जैसी सिचुएशन अभी चल रही है। अभी जैसे आपका मानसून सीजन अब तो खत्म होने वाला है, लेकिन जब मानसून सीजन था असम में बाढ़ आ गई, महाराष्ट्र में बाढ़ आ गई, केरला में फ्लड आ गया। ओके, और इसके कारण ना जाने कितने लाइव्स एज वेल एज लाइवलीहुड एज वेल एज प्रॉपर्टी एज वेल एज द बायोडाइवर्सिटी, ये सब का नुकसान हुआ। ओके, और इंडिया सब काफी ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि इंडिया जो है ना ट्रॉपिकल कंट्री है, और ट्रॉपिकल कंट्री में क्लाइमेट वेरिएशन ज्यादा है, ठंड भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, दोनों का ट्रांजिशन भी है। तो इतने सारे क्लाइमेटिक वेरिएशन, और हर साल 4 से 5 बार क्लाइमेट वेरिएशन होता है आपका, तो इसका इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा ना। इसी को कहते हैं कि भाई नेचर इज मोर पावरफुल देन द ह्यूमंस, कि नेचर ने इतने सारे वेरिएशंस रखे हैं तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा हमें देखने को मिल जाता है।
ओके, तो दूसरा हो गया आपका फैक्ट। तीसरा फैक्ट आप क्या ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोला गया है कि भाई ग्लोबल मीन टेम्परेचर या ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बोल सकते हैं आप, 2023 में जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर है वो 1.45 डिग्री सेल्सियस एबव द एवरेज ओवर द पीरियड 1850 टू 1900, मतलब इस पीरियड में जो आपका एवरेज टेम्परेचर था उससे 1.45 डिग्री ज्यादा है। ओके, और इस पीरियड में थोड़ा सा ध्यान रखें, इस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी जा रही थी, डोमिनेट नहीं हुई। 19th सेंचुरी के बाद तो इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा डोमिनेट हुआ, फिर फैला पूरे विश्व में, ब्रिटेन से निकल के विश्व में फैलना शुरू हुआ, तो विश्व में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, और ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके ग्रीन हाउस गैस इमिशंस पर ही आधारित थे, फॉसिल फ्यूल पर ही आधारित थे। इसलिए तो बोल रहे हैं कि आज जो डेवलप्ड कंट्री जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की इतनी गुणगान गा रहे हैं, एक समय यही ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कर रहे थे, और आज जब इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज अपने डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रहा है, तो फिर वहां पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि भाई लोग, आप लोग इमिशन कम करिए, जबकि इन्होंने करके डेवलप होके अब आराम से बैठ रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया को इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाहिए, लाइक माइंडेड कंट्रीज को इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए बिल्कुल है, लेकिन डेवलप कंट्री की जिम्मेदारी ज़्यादा है। फाइनेंशियली उन्हें कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली उन्हें कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज के मुद्दे से निपट कर सके। हमारे अंदर जो फाइनेंशियल की कमी है वो पूरी करे वो लोग, और इसके लिए आपको पता ही होगा कि $100 बिलियन देने की बात हुई थी, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें पर ईयर, लेकिन वो दी नहीं जाती है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, है ना। तो ये भी एक दिक्कत है कि हमारा टारगेट नहीं फुलफिल होता है और हम लोग पीछे रह जाते हैं इन टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज इशू। तो थोड़ा थोड़ा हम आपको डाइवर्स करके बताते हैं, इसलिए ताकि आपको पूरा आइडिया मिले। ऐसा नहीं कि बस हम पीडीएफ देख के पढ़ा रहे हैं, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, पीडीएफ देख के पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो हम डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स आपको दे रहे हैं, ये डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स महत्वपूर्ण है, यही आपके मेन सेंसर राइटिंग को मच मोर इफेक्टिव बनाएगा एंड इफेक्टिव मार्क्स लाने में भी मदद करेगा। ओके, अब बात करते हैं, एक और फैक्ट है, अकॉर्डिंग टू ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बाय 2100 इंडिया कुड लॉस अराउंड 3 to 10% ऑफ इट्स जीडीपी एनुअली ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। अभी हमने बात किया था ना कि सी लेवल राइज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो आप उस डाटा को यहाँ पर कोट कर सकते हैं कि इंडिया कुड लॉस अराउंड 3 to 10% ऑफ इट्स जीडीपी। कैसे लॉस हो सकता है भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा कर रही है, पता चला कि स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहे, तो जब स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहे, जो वर्कर्स है जो न जाने कितने कष्ट में वर्क करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है, थक जाते हैं, आराम नहीं कर पाते, तो ये भी तो दिक्कत है ना। उसके साथ साथ क्या है कि आप देखिए, जब रेनफॉल का सीजन आता है, हर जगह बाढ़ त्राहिमाम आ जाती है, तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे ही स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप समझिए, इन सब को लिंक करना जरूरी है। गर्मी का समय आ गया, इतनी ज्यादा हीट कि वर्कर जा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो कैसे क्या चीजें लिंक है आप समझिए। अब बात करते हैं मुख्य पॉइंट पर, काउजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये आपका यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2022 में। हालांकि इसमें 4-5 पॉइंट ही बताए गए हैं, लेकिन हम आपको और ज्यादा डिटेल में बताएंगे, तो आप उसकी चिंता ना करें। एक तो है आपका नेचुरल काउजेस, जो हमने आपको बताया पास्ट में, मतलब जब ह्यूमन उतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं था, तो जो क्लाइमेट चेंज हुआ करते थे पास्ट में, वो आपके नेचुरल फैक्टर्स के ही कारण होते थे। वोल्केनिक इरप्शंस धड़ाधड़ हो रही है ना। उसके बाद आप देखिए सोलर साइकिल्स, जो हमारा सन है ना, वो कभी कभी इंटेंस हीट रेडिएशन सेंड कर देता है, उनका आपका साइकिल होता है ना सोलर साइकिल, तो कभी कभी देखेंगे कि इंटेंस हीट रेडिएट कर देगा, कभी कभी डार्क स्पॉट वाला समय आता है तो जो हीट इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो वैसे भी आपका एक फैक्टर है। तो हम थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक तो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से आप वाकिफ होंगे कि भाई कॉन्टिनेंट ही ड्रिफ्ट हो जाते हैं, जो प्लेट्स है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स, वही ड्रिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस ऑपरेटिंग विद इन द अर्थ इंटीरियर। वो फैक्टर है
ज्योग्राफी का कोर कंसेप्ट है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करेंगे, बस आप ये समझिए, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में क्या हुआ कि आज जो आप इंडिया देख रहे हैं, कल को ये अंटार्कटिका में पहुंच जाए, कल को ये आर्कटिक रीजन में पहुंच जाए, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो गया, तो भाई कल को वो आर्कटिक का टेम्परेचर ऑक्युपाई कर लेगा। पहले ये हो चुका है, जो इंडिया है वो गोंडवाना से निकला है, ऑस्ट्रेलिया जो है गोंडवाना से निकला है, तो वो गोंडवाना जो आपका मेजर कॉन्टिनेंट था वो अंटार्कटिक में अटैच था। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्लेशियर्स के भी एविडेंस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट में ये अंटार्कटिक क्लाइमेट के प्रभाव में था, उसके बाद ये ड्रिफ्ट करते करते आपका इक्वेटर, फिर इक्वेटर को क्रॉस किया तो फिर नदर्न हेमिस्फीयर में आ गया। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। उसके बाद है प्लेट टेक्टोनिक्स, दोनों रिलेटेड है तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद है वॉल्केनिक एक्टिविटी। पास्ट में क्या हुआ है आप थोड़ा सा समझेंगे कि पहले इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती थी, एस्ट्रॉयड धराधर अटैक कर रहा है, और जो आपके मैग्मा है धरती चीर कर फाड़ कर रिलीज हो रही है, और उसके साथ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, एरोजोल सब रिलीज हो रहा है। तो वो जब रिलीज हुए तो एटमॉस्फेयर में गए, एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ग्लोबल कूलिंग किया उन्होंने, और ग्लोबल कूलिंग के बाद वाटर वेपर जो रिलीज हुआ था अर्थ के इंटीरियर से वो भी कंडेंस हुआ, धराधर बरसात हुआ। उसके बाद जो आपका ओशियंस है वो आपका एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद लाइफ एग्जिस्टेंस में आया, ये सब पैटर्न फॉलो किए गए। तो आप समझिए कि volcanic activity do contributes in global warming as well and global dimming as well। पास्ट में ग्लोबल डिमिंग भी हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे? भाई इससे आपके हार्मफुल गैसेस जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो रिलीज होते हैं, तो वो तो हीट को एब्जॉर्ब कर देंगे, है ना। तो ये चीज है। हालांकि आज भी वोल्केनिक इरप्शंस होता है, इंडोनेशिया में देखिए, जहां जहां वोल्केनिक हॉटस्पॉट है जिसको हम रिंग ऑफ फायर वाला रीजन कहते हैं, पैसिफिक ओशियन के बॉर्डरिंग है ये, तो वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, ह्यूज गैसेस रिलीज होते रहते हैं। तो लोकलाइज्ड रीजन में आजकल ये क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, लेकिन पास्ट में इतने ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हुए अक्रॉस द वर्ल्ड कि उन्होंने ग्लोबल डिमिंग किया, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, वाटर आ गया, लाइफ आ गया। आप समझ सकते हैं कि लाइफ की एग्जिस्टेंसिबिलिटी एक डिजास्टर से निकल कर आई है। तो नेचर के सामने ये कुछ नहीं होता है कि भाई डिजास्टर है ह्यूमंस के लिए अच्छा है या बुरा है, वो तो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी आ गई, इसलिए हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं अच्छा और बुरा के बीच में। बट नेचर डजंट डिफ्रेंशिएट कि भाई तुम इंसान हो, तुम गरीब हो, तो इसलिए हम तुमको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तुमको हम डिजास्टर नहीं काउच करेंगे। तो गरीब और अमीर या फिर उनका कुछ नहीं होता है, दे बैलेंस ऑलवेज। अर्थक्वेक आ रहा है तो वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए आ रहा है अर्थ को। ओके, ड्रिफ्ट हो रहा है तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए हो रहा है, इस बात को आप अच्छे से समझ लो। ये हो गया। फिर ओशियनिक करेंट्स हो गया। ओशियनिक करेंट्स क्या है कि भाई एक डेफिनेट फ्लो ऑफ वाटर होता है उस, ठीक है, जैसे प्लेनेटरी विंड्स होते हैं, है ना, उनका पता है कि भाई हाँ ईस्टर्लीज होता है, वेस्टर्लीज होता है, पोलर ईस्टर्लीज, पोलर वेस्टर्लीज होता है। उसी प्रकार से जब आप ओशियन में देखेंगे तो आपको ओशियन करेंट्स देखने को मिलेंगे। ओशियन करेंट्स क्या होते हैं ना, हीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अक्रॉस द ओशियन। तो आपने पढ़ा होगा कि वार्म ओशियनिक करेंट, कोल्ड ओशियनिक करेंट, ठीक है। तो हीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वार्म वाला हीट उठाया एक जगह से, मतलब वार्म वाटर को, और दूसरे जगह कोल्ड रीजन जाते जाते वो ठंड हो गया, ठीक है। जैसे गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं, तो जो गल्फ स्ट्रीम है ये क्या है, वार्म करंट है, लेकिन ये जाते जाते यूरोप जाते जाते नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट बन जाता है, और फिर ये यूरोप सब में भी रेनफॉल प्रदान करता है। कल को ये करंट कमजोर पड़ जाए बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द ओशियनिक एसिडिफिकेशन, बिकॉज ऑफ द ओशियनिक वार्मिंग, तो फिर जो आपका क्लाइमेट सर्कुलेशन है, वेदर सर्कुलेशन है, वेदर पैटर्न है, प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। ओशियनिक करेंट्स। और एक अच्छा एग्जांपल है जैसे पेरुचिली करंट की बात करते हैं हम, तो पेरुचिली करंट क्या होता है कि वो आपका बिकॉज ऑफ द ईएल नीनो एंड ला नीना वो रिवर्सल होते रहता है। हालांकि जो पेरुचिली करंट है जो आपका पेरुचिली कोस्ट के अलोंग लाई करता है, ये कोल्ड करंट है। ओके, कोल्ड करंट होने के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है वो रिलेटिवली कोल्डर रहता है,
ठीक है। लेकिन एक फ्रीक्वेंट ईयर में 2 से 3 साल, 1 साल के फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि ये रिप्लेस हो जाता है विद वार्म करंट। वार्म करें तो टेम्परेचर जो है आसपास का वार्म अप हो जाता है, रेनफॉल होने लग जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपके फिशेज सब है ना, जो ऑलरेडी कोल्ड क्लाइमेट को सस्टेन करने के लिए एडेप्टेबल थे, अब चूंकि वार्म टेम्परेचर आ गया, वार्म वाटर आ गया, तो ये मृत्यु होने लगती है ना। तो एक प्रकार से मास डेथ आप कह सकते हैं, ये हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। तो फिशिंग इंडस्ट्री, फिशिंग लाइवलीहुड, जो फार्मर्स लाइवलीहुड है वो सब भी प्रभावित होते हैं। और इसका इम्पैक्ट तो इंडिया पर भी आता है, ई एल नीनो ला नीना का, है ना। तो ला नीना रहेगा तो भर भर के मानसून होगा, ई एल नीनो रहा तो ड्रॉट ईयर इंडिया में डिक्लेयर हो जाता है। ओके, तो ये बात हो गई। उसके बाद वेरिएशंस इन अर्थ ऑर्बिट, मतलब जो जिस ऑर्बिट पर अर्थ रोटेट कर रही है उसमें वेरिएशन आ जाए। एक होता है वोबलिंग इफेक्ट, अर्थ का वोबलिंग इफेक्ट ऑप्शनल में पढ़ने का होता है, हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जा रहे। तो अर्थ जो है ना, जो लट्टू आपने देखा होगा, लट्टू, ठीक है, तो वो जब लट्टू घूमता है तो वो वोबल करता है। तो कभी कभी वो ज्यादा इंक्लाइन तरीके से वोबलिंग करने लगेगा, तो ऐसे में जो डिस्टेंस है सन और अर्थ का वो आपका वेरिएशन करने लग जाता है, कभी नजदीक तो कभी दूर, तो उसके कारण भी होता है। फिर है मिलेनकोविच साइकिल, ठीक है। उसके बाद सोलर साइकिल, सोलर साइकिल के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि क्या होता है। एक आप हमें बताइए मिलेनकोविच साइकिल क्या होता है, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा आपको गूगल में सर्च करना है और फिर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, अब है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज मतलब ह्यूमंस, ठीक है, ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, ये सब कीवर्ड्स महत्वपूर्ण है। अब एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस कैसे, क्या इमिशन हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स जो भी हम बर्न कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रीज में बर्न कर रहे हैं, चाहे आप एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बर्न कर रहे हो, चाहे आप वैक्यूलर इमिशंस कर रहे हो। ओके, तो यहाँ से ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है और ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट शोकेज करता है, एब्जॉर्ब हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और जो हीट रिलीज हो रही है वो फिर बाहर नहीं जा पाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, और फिर ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और सी लेवल राइज, ग्लेशियल मेल्टिंग, बायोडाइवर्सिटी लॉस इन द स्पेसिफिक रीजन एंड ह्यूमन क्राइसिस, ये सब इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इनके इम्पैक्ट हम अलग से देखने वाले हैं, तो आप उनकी चिंता ना करें। ओके, तो ये आप देखिए ग्रीन हाउस गैसेस हमने डिस्कस कर लिया। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो भी हम देखेंगे, तो आप डोंट वरी, हम हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लग रहा है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आपको जो भी रिक्वेस्ट हो, जो भी बनता है, आप हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारा यूपीआई आईडी है, आप स्कैन भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप हमारे मेंबरशिप बनते हैं यूट्यूब पर तो और बढ़िया है, ज्वाइन मेंबरशिप क्लिक करिए, ज़्यादा आपका चार्ज भी नहीं है, कुछ ही है, मेरे ख्याल से 31 रुपीज़ के आसपास चार्ज है मंथली बेसिस पर। तो 31 रुपीज़ क्या ही है फ्रेंड्स, है ना। तो आप कंट्रीब्यूट करिए, इट विल हेल्प मच फॉर मी। ओके, तो लेट्स मूव टू अनदर फैक्टर्स ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। एक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है, सबसे पहले इसका बेस यही है कि भाई जो पेड़ पौधे ना, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड सबको एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। तो भाई अगर जितना ज्यादा पेड़ पौधे उतना जीएचजी एब्जॉर्ब करेंगे, एटमॉस्फेयर में जाएगा नहीं, हीट होगा नहीं एटमॉस्फेयर, तो फिर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से हम प्रिवेंट हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से प्रिवेंट हो सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हो रहा है इसका कटिंग। कोई प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना है, पेड़ काटो भाई साहब, फैक्ट्री लगाना है, पेड़ काटो भाई साहब, रोड बनाना है, पेड़ काटो, रेलवे कॉरिडोर बनाना है, पेड़ काटो, मेट्रो रेल बनाना है, पेड़ काटो। समझ में आ रहा है, तो जहां जहां है पेड़ काटो दिख रहा है आपको, और फिर उसके जगह पर पेड़ लगाए भी जाते हैं, तो लेकिन कंपेरेटिवली लेसर ही होते हैं। और भाई जो लगाए जा रहे हैं उसको तो विकसित होने में समय लगेगा, एक पेड़ को ग्रो होने में मान के चलिए कि भाई 5 से 10 साल लग जाएगा, अगर वो अपने नेचुरल हाइट पर पहुंचे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट्स और द ट्रीज। लेकिन करंट लेवल पर तो कट गया, करंट लेवल पर इमिशन होगा तो क्या हाल होगा, तो ये सोचने की जरूरत है। ओके, तो डिफोरेस्टेशन वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। एंड देन लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न में आपको बता ही दिया है कि भाई लैंड क्लियर किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर, फॉर द
इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉरिडोर्स। ओके, तो ये सब है आपका इम्पैक्ट। तो हमने पूरा डिटेल के साथ आपको बताया ताकि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। उसके बाद आते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ये सिंपल सा कंसेप्ट है, बट समझना जरूरी है, तभी आप समझ सकेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो आपने फिश का एक्वेरियम देखा होगा, फिशेस हैं, शीशा में बंद होता है, उसको खाना पीना दिया जाता है ना। तो यहाँ पर फिश को आप निकाल दीजिए तो बचेगा क्या? आपका शीशा वाला एक्वेरियम बचेगा। ओके, पानी को रखिए, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, लेट से हम इस पर सनलाइट देते हैं तो सनलाइट आराम से पेनिट्रेट हो जाएगा इस शीशे के अंदर। लेकिन जब ये शीशे के अंदर पेनिट्रेट हुआ तो फिर क्या होगा? फिर ये जो शीशे के अंदर जो भी सरफेस है वो हीट अप होने लगेगी। लेकिन जो हीट है ना, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन में रिलीज होता है। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन की प्रॉपर्टीज है कि भाई स्केप नहीं हो पाता है ये ग्रीन हाउस जो आपका गैस है, ये गैस है, ठीक, मतलब ग्लास है, तो नहीं हो पाता है। तो होगा क्या कि ये हीट एब्जॉर्ब होते चली जाएगी, एब्जॉर्ब होते चली जाएगी, और ये वार्म अप हो जाएगा। तो हो सकता है भाई इतना वार्म अप हो जाए कि शीशा फूट भी जाए। ओके, तो ये तो मैंने आपको एक्वेरियम का एग्जांपल देकर बताया। अब सिंपल आप समझिए कि जो हमारा अर्थ है ना, ये जो आपका अर्थ है, ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह वर्क करता है कि जो आपका एटमोस्फेयर है। ओके, तो अर्थ के सरफेस से गैसेस रिलीज हो रही हैं। ओके, और इसमें ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, ऊपर से जो आपका रेडिएशन आ रहा है सन की तरफ से, वो तो आया, सरफेस को हीट अप किया। अब यहाँ से आपका लॉन्ग वेव रेडिएशन में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के माध्यम से हीट रिलीज होगा। लेकिन ज़्यादा अगर ग्रीन हाउस गैसेस हो गई, चाहे CO2 हो, चाहे आपका मीथेन हो, क्योंकि यहाँ पर शीशा तो है नहीं, यहाँ पर शीशा का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर ये ग्रीन हाउस गैसेस कर रही है। तो क्या करते हैं, इन्हीं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड रिलीज होने नहीं देते हैं, जिसके कारण जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो वार्म अप हो जाता है। वार्म अप हो गया तो फिर हो गया आपका ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो हो गया आपका क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब जो जो गैसेस हैं विच कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर। वाटर वेपर आपको ध्यान रखना है भाई, वाटर वेपर क्या है ना, हीट को काफी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझिए कि ठंड के समय में आप पानी को गर्म करते हैं, तो पानी क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि जो हीट उसमें जा रही थी वाया इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन द वाटर, इसलिए वो गर्म हो गया। तो इसी प्रकार से जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है ना, वो आपका ग्रीन हाउस गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। और हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो हो गया आपका ग्लोबल वार्मिंग। और ये एक दिन दो दिन की तो बात है नहीं, डेली बेसिस पे रिलीज हो रहा है टन्स ऑफ टन्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहा है, इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, ना पता और कहाँ कहाँ से रिलीज हो रहा है, शिपिंग से हो रहा है, कम्युनिकेशन से हो रहा है। मतलब कम्युनिकेशन मतलब ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ये हो गया। उसके बाद डिफोरेस्टेशन, तो एक तरफ आपका डिफोरेस्टेशन और एक तरफ आपका एफोरेस्टेशन। ओके, एफोरेस्टेशन से आपका ग्रीन हाउस इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है, डिफोरेस्टेशन से बढ़ाए जा रहे हैं हम लोग। तो ये हमने कुछ बातें डिस्कस की, ठीक है। और ये ध्यान रखना है ओजोन भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, प्रीलिम्स में आपको फंसाया जा सकता है, इसलिए आपको फंसना नहीं है ट्रैप में, यूपीएससी का ध्यान रखना है। तो हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताया है अच्छे से, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इम्पैक्ट क्या होता है, तो देख सकते हैं इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स पोजेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, जैसे मोर फ्रिक्वेंट हीट वेव्स। आप इसको ऑब्जर्व करिए, जब आपका गर्मी का समय था, हीट वेव अलर्ट, आईएमडी डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे रिलीज करिए। क्या है ये सब? पहले इतनी ज्यादा हीट वेव थोड़ी आती थी, अब आ रही है। क्यों आ रही है? ग्लोबल वार्मिंग। एक्सट्रीम वेदर इवेंट, साइक्लोन्स, जो पहले अरेबियन सी में उतना ज्यादा डेवलप नहीं होते थे, आजकल अरेबियन सी में डेवलप हो रहे हैं। बे ऑफ बंगाल में इनकी जो फ्रीक्वेंसी आने की है, वो अब तो मेहमान कम और रेगुलर मेंबर ज्यादा हो गए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए फ्लड्स, अभी आप देख सकते हैं महाराष्ट्र फ्लड, केरला फ्लड, ना जाने कौन कौन सा फ्लड। पिछले साल भी फ्लड्स आया, हर साल, हर बार, हर समस्या फ्लड की आते रहती है। फिर फ्लड गया तो फिर ड्राउट का सिचुएशन भी आ जाता है, पता चला मानसून के इंतजार में फार्मर्स बैठे हैं लेकिन पानी आ नहीं रहा है, ग्राउंड वाटर सूख रहे हैं।
है ना, रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट किस प्रकार से पॉवर्टी, हंगर एंड लाइवलीहुड पर पड़ रहा है, जेंडर इनइक्वलिटी पर पड़ रहा है, ये सब आप समझ सकते हैं आसानी से। ओके, चेंज इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न, राइजिंग सी लेवल, ये तो ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। एंड इसका इम्पैक्ट फिर इकोसिस्टम पर, ह्यूमंस पर, इकोसिस्टम सर्विसेज पर, सोसाइटीज पर, इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इंटरनेशनल फाइट हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट, ट्रांसनेशनल वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, क्या है, ड्राउट के कारण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो ऐसे आपको लिंक करना है, चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको डिटेल्स से पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा जाता है, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बिना हम आगे जाएंगे नहीं। ओके, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ये सब बार बार आपको बोलना पड़ता है क्योंकि यूट्यूब की यही पॉलिसी है फ्रेंड्स, अदरवाइज हमें ज़रूरत नहीं थी बोलने की, आप तो खुद स्प्रेड करते हैं हमारे वीडियोज को, ठीक है। लेकिन बार बार हम बोलते हैं कि जो न्यू कमर्स हैं, जो सुन रहे हैं हमें, जो समझ रहे हैं हमें, प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ शेयर। अब है आपका ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने चिक चिक कर तो बता ही दिया है कि इसका सबसे प्राइमरी काउज क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, चाहे ओजोन हो, चाहे आपका वाटर वेपर हो, चाहे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, ये सब धराधर रिलीज हो रही है और ये एब्जॉर्ब कर रही है हीट को, और हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब ही है कि आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा। ओके, और ये आप देख सकते हैं मेन काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब है एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। अब आप समझिए कि ग्रीन हाउस गैसेस में आपके बहुत सारे गैसेस आ गए, लेकिन अर्थ को वार्म करने की जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, क्या सब गैसेस की एक सी है? नहीं। ग्रीन हाउस गैसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेट्स से हम इसको एज ए रेफरेंस मान लेते हैं, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है, तो मीथेन का आप देख सकते हैं कितना है, 28 से 36 टाइम। मतलब अगर सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, और अगर वो एक्स हीट अप कर रहा है एटमॉस्फेयर को, तो अगर मीथेन रिलीज हो रहा है सेम अमाउंट में, सेम पीरियड में, तो आपका 28 से लेकर 36 टाइम्स वो हीट करेगा, मतलब हीटिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। हीटिंग पोटेंशियल ज़्यादा है तो और ज़्यादा जल्दी से ग्लोबल वार्मिंग होगा। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो इसका तो पोटेंशियल और भी ज़्यादा है, 265 से 298 टाइम्स दैट ऑफ CO2। तो क्या हाल होगा अगर ये सब गैसेस ज़्यादा समय तक एटमॉस्फेयर में रिलीज होते रहे। उसके बाद देखिए CFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HCFCs, SF6, ये सब आपका हेलोजन एलिमेंट्स हैं, हेलोजन्स अटैच हो जाते हैं तो वो ग्रीन हाउस गैस काउज करते ही है ना। तो इनकी जो ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सब अगर लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो कल्याण ही हो जाएगा। इसीलिए तो आप देखेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पर रोक लगाने पर प्रोटोकॉल भी आया था, इससे ओजोन भी डिप्लीशन होता है और साथ के साथ ग्रीन हाउस गैस जो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग है उसकी पोटेंशियल भी ज़्यादा बढ़ा देता है ये सब गैसेस। ओके, अब यहाँ तक तो हमने समझा कि भाई ये सब चल रहा है धरती पर, ये सब समस्याएं चल रही है। अब बात करते हैं कि एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है ग्लोबल वार्मिंग का। प्रूफ इज योर आइज। वैसे तो मतलब आप फैक्ट लिखेंगे, लेकिन जो आप आँख से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप कंपैरिजन कर लीजिए, 15 साल पहले चल जाइए, अभी 15 साल अभी अभी आ जाइए, कंपेयर करिए कि क्या हो रहा है। इफ द इम्पैक्ट इज मोर एंड मोर, तो आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं, आप उससे देख रहे हैं, ठीक है। पहले इतनी ज़्यादा जो डिजास्टर रिलेटेड इवेंट्स है वो नहीं होती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, काफ़ी एक्सट्रीम डिजास्टर रिलेटेड एविडेंस हमें देखने को मिल रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मिल रहा है। तो एक तो विजुअलाइजेशन हो गया, लेकिन विजुअलाइजेशन से तो काम नहीं चलेगा, आप मेंस आंसर राइटिंग में लिख के तो नहीं आएंगे कि भाई साहब आप विजुअलाइज कर लो खुद से, तो पता चलेगा कि खुद से आप 0 नंबर बिठा लो या फिर हम बिठा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए फैक्ट्स की जरूरत होगी। तो एक आप देखिए वार्मिंग ट्रेंड्स, ईच ईयर टेम्परेचर अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, और इसके लिए एक रेफरेंस बस ये देना चाहेंगे कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो हर साल कहीं ना कहीं ये आ ही जाता है कि इस मंथ में टेम्परेचर रिकॉर्ड जो है टूट गया, इतना हाईएस्ट टेम्परेचर हो गया, तो आप उसको रेफरेंस दे दें, क्योंकि ये करंट से
रिलेट करेंगे तो ज़्यादा जरूरी होगा, सही होगा, रेदर कि हम 2022 का डाटा दे रहे हैं, रेदर देन हम 2021 का डाटा दे रहे हैं। आप 2024 2025 में देंगे तो 2025 के मैगजीन में अगर कुछ इस प्रकार का डाटा आता है तो उसे कोट करें। ओके, उसके बाद ओशियन वार्मिंग का क्या डाटा है? तो ओशियन वार्मिंग अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द एनर्जी एक्यूमुलेटेड इन द क्लाइमेट सिस्टम बिटवीन दिस पीरियड। और आप देखिए जो अपर 75 मीटर से ओशियन का, जैसे ओशियन का एक सरफेस होता है ना, सरफेस लेयर है और एक आपका डीप लेयर है। तो सरफेस लेयर अप टू 1000 मीटर मान सकते हैं, ठीक है, जिसमें से अप टू 500 जो मीटर होता है उसमें सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेनिट्रेट करते हैं। ओके, तो जो अपर 75 मीटर से ओशियन का, इट इज वार्म्ड बाय 0.11 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड, यानी कि 10 सालों में 0.11 डिग्री सेल्सियस से वार्म अप हो रहा है फ्रॉम दिस पीरियड। ओके, और ओशियन वार्मिंग ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि ओशियन में जो वाटर मौजूद है ना, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर अप्रॉक्स 25%, मतलब एटमॉस्फेयर में जो आपके हीट है 25% वो तो ओशियन ही एब्जॉर्ब कर लेता है, ओशियन की वाटर बॉडी। तो इससे आपका क्या होगा? ओशियन वार्मिंग हुआ। अब एक बात और आपको बताते हैं, ओशियन एसिडिफिकेशन, कि भाई H2O है एक तरफ वाटर, दूसरी तरफ आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है। अब ओशियन क्या है, इसको अट्रैक्ट करती है। तो जब H2O प्लस CO2 मिल जाता है तो क्या बनता है आपका? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एसिड हो गया, वो क्या करेगा? वाटर के पीएच को घटाने का कोशिश करेगा। पीएच को घटाने का मतलब हो गया एसिड, एसिड का मतलब हो गया कि भाई वो चीज़ों को गला देंगे। तो अगर मेराइन लाइफ्स जो कार्बोनेट कंपोनेंट से बने होते हैं, सेल्स होते हैं ना, सेल्स या फिर कोरल्स, वो सब कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। तो भाई अगर वाटर ज़्यादा एसिडिफाई हो गया तो जो कैल्शियम कार्बोनेट वाले स्पीसीज है तो वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, ठीक है, उनका जो बर्थ है वो नहीं हो पाएगा, बर्थ डिफेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया? मेराइन रिसोर्सेज का लॉस हो गया, मेराइन बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। तो आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। उसके बाद है क्रायोस्फेयर चेंजेस। क्रायोस्फेयर का मतलब होता है जो आपका परमाफ्रोस्ट रीजन है ना, जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है, खासकर अंटार्कटिक, आर्कटिक और माउंटेन रीजन्स विच आर ग्लेशिएटेड मोस्टली और परमानेंटली। तो वो है आपका क्रायोस्फेयर रीजन। ओके, और इसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखिए जो ग्रीनलैंड है, जो परमाफ्रोस्ट रहता था, जो कि डेनमार्क की टेरिटरी है, हमेशा यहाँ पर परमाफ्रोस्ट यानी कि बर्फ से ढका रहता था, इसका जो सॉइल है वो दिखता भी नहीं था। अंटार्कटिक आइस शीट्स की बात करें तो ये सब जो इनका ग्लेशियर मास है वो थिकनेस जो है वो होता जा रहा है, मेल्ट होता जा रहा है। तो क्रायोस्फीयर में भी बदलाव आ रहा है। अब इसके कारण क्या होगा? जो आपके डोरमेंट स्पीसीज है दैट कैन बी हार्मफुल और द फेटल, जैसे बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शन जो काफ़ी ठंड के कारण और बर्फ के नीचे या ग्लेशियर्स के नीचे दबे हुए हैं, जब ये मेल्ट होंगे तो ये सब रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होंगे तो हो सकता है फिर आपका डिजीज ये स्प्रेड कर दे, ठीक है। तो इट कैन ऑल्सो लीड टू डिजीज आउटब्रेक एट द ग्लोबल लेवल, एंड मे बी उसके लिए हमारे पास वैक्सीन ना रहे, क्योंकि भाई इन किस टाइप का वायरस है या फिर बैक्टीरिया है क्या पता। एंड ओके, उसके बाद तो ये है ही आपका राइजिंग सी लेवल, जो सी लेवल है वो बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर देखिए इंडिया की रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया में जो हिमालयन रीजन है क्या है, उसका जो टॉप लेयर देखेंगे तो बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ग्लेशियर जो हिमालय का मेल्ट हो रहा है काफ़ी फास्टर पेस पर, और कहा जा रहा है कि 21st सेंचुरी आते आते काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। अब समझिए कि जो हिमालय है ना, हिमालय में जो ग्लेशियर है वो लाइवलीहुड है इंडियंस के लिए। कैसे? भाई यहाँ से वाटर आते हैं, ग्लेशियर मेल्ट होता है ना गर्मी के समय में, तो फिर वाटर रिलीज होते हैं रिवर्स में, और फिर रिवर्स से जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन है, इंडियन एग्रीकल्चर वो फीड अप होता है। लेकिन जब रेनफॉल सीजन नहीं रहता है, मानसून सीजन नहीं रहता है, तो आपका जो पेरेनियल रिवर है बिकॉज ऑफ दिस ग्लेशियर फीडिंग वो तो वाटर हमें दे रहे हैं, लेकिन जब ग्लेशियर ही खत्म हो जाएगा तो फिर समर में तो वाटर की अवेलेबिलिटी होगी नहीं, जो नदियां हैं वो सूख जाएंगी। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, पानी को
एक कॉमोडिफिकेशन फिर बाद में बन जाएगा, भाई पानी खरीदना पड़ेगा और ज़्यादा प्राइस पे। तो इसके कारण पॉवर्टी, गरीबी, इकोनॉमी सब कुछ प्रभावित होगा। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज का तो इशू चलता ही है, ये तो हमने पहले ही समझ लिया है। ओके, ये सब है। उसके बाद आर्कटिक सी आइस डिक्लाइन, वही बात निकल कर आ रही है। फिर ग्लोबल सी लेवल राइज, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है और कहा जा रहा है कि ग्लोबल मीन सी लेवल रोज बाय 0.19 मीटर्स ओवर द पीरियड ऑफ 1901 से 2001। तो ये बातें हैं। अब बात करते हैं कि एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है वर्ल्ड के लेवल पर, लेकिन दूसरी तरफ ये देखा गया है कि इंडिया में जो हीटिंग है या फिर ग्लोबल वार्मिंग है वो स्लोवर है देन द वर्ल्ड एवरेज। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मैगजीन नहीं कह रहा है, बल्कि एक डाटा कह रहा है। ओके, तो किसका डाटा है? वैसे तो इसमें क्लैरिफाई किया गया है क्या? क्लैरिफाई नहीं किया गया है। तो ऐसे डाटा को आप थोड़ा सा रेफरेंस में देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि देखिए क्या है डाटा, एनुअल मीन टेम्परेचर या एनुअल एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड 1.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम। प्री इंडस्ट्रियल टाइम में इंडस्ट्रीज फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट तो थी नहीं, वो तो हैंडमेड कार्य होते थे पहले, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो फिर आपका मैकेनाइजेशन हुआ, एनर्जी ड्रिवन फैक्ट्रीज आ गई और जो एनर्जी आती थी फॉसिल फ्यूल से आती थी, इसीलिए आपका टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज हुआ। लेकिन आप देखिए दिस इंक्रीज इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह पर सेम टेम्परेचर इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। वार्मिंग ट्रेंड्स ओवर द इंडियन रीजन आर डिफरेंट विद एनुअल मीन टेम्परेचर राइजिंग बाय 0.7 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 1900। ठीक है, इसका एक कारण भी है कि भाई 1900 के अप्रॉक्स भले ही ब्रिटेन सब में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गए थे, लेकिन इंडिया सब में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बल्कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी। तभी तो आज उसका इम्पैक्ट हमें देखना पड़ता है। हमारे देश में इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है, इंडस्ट्रियल इनोवेशन कम है। क्यों? उसका हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी एक कारण है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को शुरुआत में प्रमोट नहीं किया था एज कम्पेयर टू देयर कंट्री होम दे वर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो ये बातें हैं। तो कारण मैंने आपको बता दिया। तो अगर वर्ल्ड ओवर पर बात करें तो 1.59 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है फॉर द लैंड टेम्परेचर, यहाँ पर लैंड टेम्परेचर की बात कर रही है। ठीक है, तो इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं हुआ, एक हिस्टोरिकल फैक्टर्स हमने बता दिए, बाकी चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर हिस्टोरिकल फैक्टर्स। अब कारण यहाँ पर क्या है? एक है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेरिक फेनोमेना, क्योंकि आपका ये जो इंडियन ओशियन रीजन है या इंडियन रीजन है, ठीक है, वो कम्प्लेक्स इंट्रैक्शन है विंड का, टेम्परेचर का, रेनफॉल का। अब देखते हैं सीजनल रेनफॉल हो जाता है तो टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। उसके साथ साथ कोस्टल शेयरिंग होती है, हमारी कोस्टल स्टेट्स हैं। ओके, तो आपका सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, उससे भी आपका टेम्परेचर बैलेंस में हो जाता है। ये एक फैक्टर्स हो गया। उसके बाद है वार्मर आर्कटिक, जो आर्कटिक रीजन है वो ट्वाइस वार्म हुआ है एज मच एज द वर्ल्ड एवरेज। और ये क्यों? बिकॉज ऑफ द अल्बिडो इफेक्ट। और इस प्रोसेस को कहते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, मतलब जो ग्लोबल राइज हो रहा है टेम्परेचर का या हीट का, वो आर्कटिक में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आर्कटिक इज गेटिंग एम्पलीफाइड एज कम्पेयर टू द अदर रीजन, इसलिए आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कॉजेज बहुत हैं। एक तो ये है कि भाई एल्बिडो इफेक्ट कि अब जो यहाँ पर सन रेज मतलब टेम्परेचर बढ़ रही है तो यहाँ पर तेज़ी से मेल्ट हो रहा है, तेज़ी से मेल्ट हो रहा है तो मतलब और ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन हो रही है। नीचे ब्लैक सरफेसेस अगर एक्सपोज हो रहा है तो फिर ब्लैक सरफेस और एब्जॉर्ब करती हीट को और तेज़ी से आपका रिलीज हो रहा है हीट। ओके, तो इसी को हम आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कह दिए। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ द एरोजोल्स। एरोजोल्स बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में घूमते फिरते रहते हैं और ये क्या करते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं आपके सनरेज को। ओके, एंड ऑल्सो इट अफेक्ट द क्लाउड फॉर्मेशन, क्योंकि एरोजोल्स एज ए माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जो वाटर वेपर को पॉइंट पर कंडेंस होने में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, उसके बाद लोकेशन इन द ट्रॉपिक्स एंड एरिड क्लाइमेट, ये भी एक फैक्टर है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज।
तो आप थोड़ा सा समझिए कि यूपीएससी ने 2022 में कंसिक्वेंसेस पर ही क्वेश्चन पूछा था, क्लाइमेट पर क्या होगा इस पर पूछा गया था ना। एक बार हम फिर से निगाहें दौड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, डिस्कस द ग्लोबल वार्मिंग, मेंशन इट्स इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट। तो ग्लोबल क्लाइमेट पर क्या इसका इम्पैक्ट है, इसके बारे में पूछा गया है। तो रिलेटिवली आपको इसी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कंसिक्वेंसेस अगर पूछ रहा है क्लाइमेट चेंज का, तो इन्वायरमेंट पर क्या हो रहा है आपको अलग अलग डायमेंशन में पूछा जा सकता है। अगर जनरल पूछ लिया जाए तो आप ऐसे ही आंसर करेंगे कि इन्वायरमेंट पर क्या होगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पर हो रहा है, ओशियंस पर हो रहा है, उसके साथ साथ मेराइन इकोसिस्टम पर हो रहा है, फूड सिक्योरिटी पर हो रहा है, उसके बाद ह्यूमन हेल्थ पर हो रहा है, इकोनॉमी पर होगा, और उसके बाद आप देखिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई पर होगा, माउंटेन रेंजेस पर होगा। ओके, तो ऐसे करके डायमेंशन देना है। और अगर आपको कुछ दिमाग में अनोखा डायमेंशन आ रहा है तो आप उसे भी लिखना ना भूलें। ओके, तो ये हो गया। अब चलते हैं एक एक करके हम समझते हैं इन्वायरमेंट पर। भाई इन्वायरमेंट पर तो गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग सब हो रहा है, सारा खेल तो इन्वायरमेंट के अंदर ही हो रहा है। अब इन्वायरमेंट में आपका या तो मेराइन इन्वायरमेंट आ जाएगा या फिर आपका टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट आ जाएगा। मतलब टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड, ये वाटर। ठीक है, तो वाटर में क्या हो रहा है, ओशियन वार्मिंग हो रहा है। लैंड में क्या हो रहा है आपका, लैंड में आपका एक प्रकार से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आप कह सकते हैं, हीट वेव, कोल्ड वेव, ड्राउट, एक्सेसिव रेनफॉल, फ्लड, है ना। ऐसी चीजें आप लिंक करेंगे। उसके बाद देखिए, एक तो है थ्रेट टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हम आपको कोरल्स का दे सकते हैं, कोरल्स का एग्जांपल ले सकते हैं। कोरल्स आर वेरी सेंसिटिव टू द पॉल्यूशन एज वेल एज टेम्परेचर। तो जरा सा भी इनका स्टेबिलिटी में डिसबैलेंस हुआ तो ऐसा मान के चलिए कि ये अपनी जगह को छोड़कर, लोकेशन को छोड़कर चले जाएंगे। हो सकता है ये अडेप्ट भी ना कर पाए, काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। और ये कोरल्स क्या है, अदर मेराइन स्पीसीज को घर प्रदान करते हैं, एक प्रकार से ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सप्लाई भी करते हैं। तो इसको कहते हैं लंग्स ऑफ द ओशियन, कोरल्स को। ठीक है, तो अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो ओशियन इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी सब डिपेंडेंट है, ये भी प्रभावित हो जाएगी। ओके, उसके बाद वाटर स्ट्रेस, वाटर इनसिक्योरिटी, ये तो आ ही सकता है, क्योंकि आप समझिए कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है जो रिवर्स को फीड कर रहा है। कल को ग्लेशियर ही ना रहे तो वाटर इनसिक्योरिटी आ ही जाएगी। ठीक है, ड्राउट जैसी सिचुएशन आ गई, मानसून नहीं आया, डिलेड मानसून आया, तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लॉयटेशन, उसके कारण पानी पाने के लिए लड़ाई होगा, है ना, युद्ध होगा। कल को चाइना बोलेगा हम पानी सप्लाई नहीं देंगे, हमारे यहाँ पानी की खपत ज़्यादा हो रही है, पानी रिचार्ज नहीं हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो गए, तो फिर इंडिया क्या करेगा। इंडिया तो भाई लोअर रिपेरियन कंट्री है। ठीक है, तो हमेशा इन सब मामले में अपर रिपेरियन कंट्रीज आर बेनिफिशियल। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर सब है, चाइना से आता है। ठीक है, चाइना उस पर डैम भी बना रहा है कंट्रोल करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप समझिए। उसके बाद है आपका शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न। हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो रहा है, नॉर्थ की तरफ, थोड़ा साउथ की तरफ। आर्कटिक वाला जो है वो अब आर्कटिक वार्मिंग की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बेल्ट या क्लाइमेट बेल्ट शिफ्ट हो रहा है। तो पहले जहाँ रीजन आर्कटिक का काफ़ी कोल्ड रहता था वहाँ पर थोड़ा वार्मिंग आ जाएगी। तो वहाँ पर जो कोल्ड स्पीसीज सर्वाइव करते थे, हो सकता है वार्म टेम्परेचर को अडॉप्ट ना कर सके, एक्सटिंक्शन हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। ओके, फिर एक ग्लेशियर मेल्ट, ये तो हमने चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर बता ही दिया है। उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो एक तो आप देखिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में चेंजेज आ जाएंगे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमारा जो ओशियन है, ठीक है, और इधर आपका लैंड है। ओशियन बिकॉज ऑफ द सन्स हीट एंड नॉर्मल हीट जो भी है, वाटर वेपर के रूप में इवोपरेट होगा। ऊपर जाने के बाद ठंड होगा टेम्परेचर के कारण, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है, तो फिर कंडेंस होगा और वही आपका वाटर फॉल करेगा जमीन पर या ओशियंस पर, जो भी है। लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में चेंजेज आ सकती है। हो सकता है एक्सटेंसिव ऑपरेशन हो जाए तो एक्सटेंसिव रेनफॉल हो जाएगा। हो सकता है कहीं कहीं पर एक्सटेंसिव ड्राउट हो जाए, तो जिसके कारण आपको वहाँ पर प्रेसिपिटेशन एकदम नहीं होगा। तो वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की फार्मिंग, वहाँ की वाटर सिक्योरिटी, वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, वहाँ की इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, वहाँ की इकोसिस्टम स्टेबिलिटी सब प्रभावित हो जाएंगे। ओके, तो ये बात हमने दिखाया। उसके बाद ये सब इम्पैक्ट अगर
हमें अर्बन एरियाज में दिखेगा तो अर्बनाइजेशन क्राइसिस आ सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा गहरा हो सकता है डिपेंडिंग की पॉपुलेशन की गहराई डेंसिटी क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या है, लैंड यूज पैटर्न क्या है। अगर लैंड यूज में देखेंगे कि भाई एग्रीकल्चर ही डोमिनेटिंग चीज़ है, तो कल को क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के कारण एग्रीकल्चर भी प्रभावित हो जाएगा, एग्रीकल्चर भी अनसस्टेनेबल हो जाएगा। हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सारे फार्मर्स मानसून पर डिपेंडेंट है, खासकर ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। कल को यहाँ पर ड्राउट आ जाए, मानसून आए ही नहीं, ई एल नीनो जैसा कंडीशन हो जाए, तो यहाँ की फार्मर्स और यहाँ की जो इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी जो कि एग्रीकल्चर पर आधारित है, तो भाई हो गया बंटा था। ओके, तो क्या शिक्षा देंगे, क्या दीक्षा देंगे, क्या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या खुद पालेंगे, क्या खुद खाएंगे, क्या न्यूट्रिशन रहेगी इनकी। तो आप समझ रहे हैं, इट विल लीड टू चैलेंजेज इन मल्टी डायमेंशन, जिसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस, कि भाई एक डायमेंशन में चैलेंजेस नहीं है गरीबों के लिए, मल्टी डायमेंशन है, गरीबी, भुखमरी, न्यूट्रिशन, एजुकेशन। ठीक है, और मेंटल स्ट्रेस, दिन रात काम करो तब जाके 500 रुपये मिलते हैं, 400 रुपये मिलते हैं, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए ऑन हाइड्रोलॉजिकल, ये हमने देख लिया, रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी हो गया, इम्पैक्ट ऑन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, वही है कि कंजम्पशन बढ़ेगा और वाटर की क्राइसिस अगर आ जाती है तो फिर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पर भी प्रभावित होगा। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जो रह रहे हैं स्पीसीज है, फिशेस हैं, क्योंकि लेक सब भी तो ड्राई हो रहे हैं। पहले आप देखते थे काफी ज्यादा लेक्स हुआ करता था, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग लेक्स ड्राई हो रहे हैं, रिवर्स सूख रही है, तो यहाँ जो फार्मर्स डिपेंडेंट थे फिशेस के ऊपर, या फिर फूल पत्तियाँ जो उगाई जाती होंगी इनके आसपास रीजन में, तो ये सब भी अब खत्म होता जा रहा है। आप अपने स्टेट में ये जरूर देखे होंगे कि एक आध जो रिवर है, चाहे सीजनल रिवर है, वो ड्राई अप होता जा रहा है। ये एविडेंस आपको देखने को जरूर मिलता होगा। ठीक है, उसके बाद ओशियंस पर क्या इम्पैक्ट है। ओशियंस वार्मिंग हमने ऑलरेडी देखा दिया है, आपको बता भी दिया है कैसे वार्म हो रहा है ओशियन। तो क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस ओशियन टेम्परेचर, सर्कुलेशन, न्यूट्रिएंट सप्लाई। और एक आप ये भी ध्यान दीजिए, एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका ओशियन वाटर होता है ना, उसमें आपका एक तो सरफेस स्पीसीज होते हैं, सरफेस मैराइन स्पीसीज, एक डीप वाटर भी होते हैं। तो सरफेस वाला क्या है कि सरफेस पर रहते हैं, 500,000 मीटर तक रहते हैं, लेकिन एक डीप वाटर स्पीसीज भी रहते हैं। तो ये सरवाइव कैसे करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल मिक्सिंग और न्यूट्रिशनल इंटरमिक्सिंग या न्यूट्रिशनल सर्कुलेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ओशियन और बॉटम टू टॉप ऑफ द ओशियन। तो इससे ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, ऊपर का जो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन है वो निचले लेयर ऑफ ऑक्सीजन वाटर मतलब ओशियन वाटर में मिक्स हो जाता है। तो इससे आपका जो नीचे वाले स्पीसीज हैं, वाटर स्पीसीज हैं, वो भी सर्वाइव करते हैं, उनको भी फूड मिल जाता है, उनको भी न्यूट्रिएंट मिल जाता है, और वो भी आपका लिविंग करते हैं। लेकिन अगर ओशियन वार्मिंग हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये सब जो सर्कुलेशंस है ये प्रभावित हो जाएंगी, दैट विल इम्पैक्ट द मैराइन इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि आपका वार्म होता है अगर ओशियन, तो मान के चलिए कि ऑक्सीजन मिक्सअप नहीं हो पाता है सही से, स्ट्रेटिफिकेशन हो जाती है। ओके, उसके साथ साथ क्या है, वार्म और कोल्ड एयर में क्वाइट विजिबल डिफरेंसेस हो जाएंगे, तो वार्म और कोल्ड मिल नहीं पाएगा सही से, तो फिर न्यूट्रिशन मिक्सिंग, ऑक्सीजन मिक्सिंग नहीं होगी, और नीचे वाला जो स्पीसीज है वो प्रभावित हो सकता है, डीपर लेयर स्पीसीज प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, एंड इट विल क्रिएट ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स, ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, इसी को हम डेड जोन्स भी कहते हैं। डेड जोन्स का मतलब वही होगा, मैं ऑक्सीजन सप्लाई उस रीजन में नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है, तो जो मैराइन स्पीसीज है, जो फिशेस हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, कहाँ से वो सर्वाइव करेंगे। और ये तो फॉर्मूला हमने आपको बता ही दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिक्स करता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ओके, अब आइए ओशियनिक एसिडिफिकेशन। हाँ, तो बात वही निकल कर आ रही थी, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, तो बस ऊपर ऊपर देख लेंगे कि ओशियन एब्जॉर्ब्स 25 to 30%, यहाँ 25 लिखा है, लेकिन 25 to 30% भी लिखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो जो एटमॉस्फेयर में CO2 इमिशन हो रहा है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, पीएच डिक्रीज हो गया, ओशियनिक एसिडिफिकेशन हो गया, इसका इम्पैक्ट हमने आपको बता दिया है। फिर ओशियन डीऑक्सीजनेशन, मतलब वार्मिंग के कारण ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो पाती, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट स्पीसीज है वो सर्वाइव नहीं करेंगे, वो अपना हैबिटेट चेंज कर देंगे, तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट डिग्रेडेशन,
ये सब भी हो जाता है। फूड वेव, फूड साइकिल और फूड चेन, ये सब प्रभावित हो जाएंगे। ओके, उसके बाद इम्पैक्ट ऑन मेराइन इकोसिस्टम, वही बात है, मैंने आपको बताया है। डिसरप्ट द मेराइन इकोसिस्टम, अफेक्ट ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स, फूड वेव्स, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और मान के चलिए इस पर हम लोग भी डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? जैसे सीवीड्स है या फिर जो कोस्टल फार्मर्स है वो फिशिंग करते हैं, तो भाई कल को फिशिंग ही नहीं रहेगी, फिशिंग की क्वालिटी ही नहीं रहेगी, तो फिर इनका जो लाइवलीहुड है वो भी प्रभावित हो गया। लाइवलीहुड चेंज हो सकता है, गरीबी हो सकता है, फोर्स्ड माइग्रेशन हो सकता है, क्लाइमेटिक माइग्रेशन हो सकता है, लाइवलीहुड माइग्रेशन हो सकता है कि भाई लाइवलीहुड के कारण हम माइग्रेट कर रहे हैं। ओके, ये सब घटनाएं घट सकती हैं और घट रही हैं, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे। ओके, तो अगर कुछ भी इस प्रकार के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलते हैं आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर्स में, तो काइंडली मेक डाउन एज अ नोट और उसको आप रिवाइज करते रहिए, दैट विल बी मच मोर इम्पॉर्टेंट। फूड सिक्योरिटी एंड फूड प्रोडक्शन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई फूड एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, इन सब पर प्रभावित पड़ सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, कल को पता चला कि भारतीय किसान मानसून के इंतजार में रह गए और मानसून आया नहीं, या फिर डेफिशिएंट मानसून आया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रभावित हुआ। और ये सिर्फ हम इंडिया की बात कर रहे हैं, आप अदर देशों के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो फूड प्रोटेक्शन क्राइसिस में आ गया तो इंडिया में तो डोमेस्टिक क्राइसिस आएगी, उसके कारण प्राइसेस ऑफ द फूड बढ़ जाएंगे, होर्डिंग हो सकती है, और गरीब जिन्होंने अनाज प्रोड्यूस किया कल को उन्हीं को अनाज ना मिले, ऐसा भी स्थिति आ जाता है और आता भी है। या फिर एक्सेसिव बाढ़ आ गया तो जो भी आपके फूड क्रॉप्स हैं वो नुकसान हो गए, या फिर सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया, तो भाई फूड जो है वो तो सड़ते गलते हैं। तो भाई बाढ़ के कारण भले खेतों से हमने हार्वेस्ट कर लिया लेकिन सप्लाई चेन डिसरप्ट है, तो कैसे पहुंचाएंगे मार्केट में? मार्केट में नहीं पहुंचाएं तो फिर जो आपके फार्मर्स है उनके इनकम नहीं आएंगे, उनको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मर्स भी आपके रिलेटेड हैं। और फूड स्टेबिलिटी की बात हमने कर दी, एंड इट विल आल्सो डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर, इसलिए तो हम क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर की बात करते हैं, है ना। एक है क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, इस कीवर्ड पर भी फोकस करिए। ये सब कीवर्ड अच्छे अच्छे हैं, इफ यू राइट इन द मेंस इट विल बी बेनिफिटिंग यू अ लॉट। ओके, उसके बाद इम्पैक्ट ऑन फूड प्रोडक्शन, इट में रिड्यूस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द स्टेपल फूड, तो कल को अगर सी लेवल राइज के कारण कोस्टल लैंडमास भारत का डूब गया, ठीक है, जैसे केरला का कोस्ट है या फिर कर्नाटका का कोस्ट है, यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, तो यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो तो गया, तो भाई फूड प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी, फिश प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी, तो फिर क्या हुआ? फूड प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट हुआ, और इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पीपल, पीपल का इम्पैक्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इम्पैक्ट इनस्टेबिलिटी। ओके, उसके बाद देखिए इम्पैक्ट ऑन फिशरीज एंड लाइव स्टॉक हमने बता दिया है। अब बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होगा। भाई ले देकर ह्यूमन पर ही तो इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए तो हम चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, दुनिया भर से आह्वान कर रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज चेंज ना हो जाए, इससे पहले हम अपने आप को चेंज कर ले, अपने आप को अडॉप्ट कर ले, अपने आप को ट्रेंड कर ले, और ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को जो उनका टारगेट है उसको ब्रीच करने से रोका जा सके। एक तो मॉर्टेलिटी इम्पैक्ट है, आज भी आप देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड द रिलेटेड इम्पैक्ट ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पीपल आर डाइंग। आप देख सकते हैं इन 2000 अलोन 1,50,000 डेथ हुआ है, और फ्यूचर में बढ़ सकता है। हालांकि इस डाटा पर हमें डाउट लग रहा है, एक बार आप इसे सप्लीमेंट करिए, ये 2000 है या फिर 2020 है, 2000 क्या है, ठीक है, इसको सप्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है, और ये WHO ने इमिट किया है। और अगर आपको अन्य कहीं अच्छा डाटा मिल जाता है तो आप उसे भी कोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो चीज़ हो गई, हम थोड़ा सा और आपको इम्पैक्ट बताते हैं। इम्पैक्ट है आपका फोर्स्ड माइग्रेशन, कि कल को आइलैंड अगर डूब जाए, ठीक है, कल को लेट से कि भाई मालदीव्स है या फिर मॉरिशस है वो डूब जाए, तो वो कहाँ जाएंगे भाई, ठीक है, तो उनको तो फोर्स्ड माइग्रेशन करना पड़ेगा, इलीगल माइग्रेशन इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद लेट से इनकी इकोनॉमी हर्ट हो जाएगी, ये एग्रीकल्चर कैसे कर पाएंगे। ओके,
साइक्लोन वाइक्लोन का जो इम्पैक्ट है इन आइलैंड कंट्रीज पर ज़्यादा होगा, ये हमने आपको बताया। और बाकी हेल्थ रिलेटेड बीमारी तो है ही, कल को वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो शांत से बैठे थे आर्कटिक में बिकॉज ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर, कल को वार्मिंग हो गया, ये सब जो डोरमेंट स्पीसीज है वो निकलना शुरू कर गए, आउटब्रेक कर दिया, ग्लोबल आउटब्रेक कर दिया, तो क्या हाल होगा, जैसे आपने कोविड में देखा है ना। तो डिजीज वेक्टर्स की बात भी हो गई यहाँ पर, और फिर हेल्थ रिस्क की बात हमने कर ही ली है। फिर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, क्या है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट? बेसिकली जो अर्बन रीजन है आप देखेंगे यहाँ पर गाड़ी मोटर व्हीकल एसी फ्रिज टीवी ज़्यादा चल रहा है, तो भाई इनसे आपका हीट रिलीज होता है, ठीक है। और साथ के साथ ये भी कंक्रीटाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड 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 आजकल आप सॉइल देखते हैं कहाँ है अर्बन एरिया में, रोड देखते हैं तो कंक्रीट हो गया, तो भाई ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो एक अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है कि भाई इस रीजन में अगर आप आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हीट आपको महसूस करना पड़ेगा। तो इसलिए तो कहा जाता है कि ये अर्बन एरिया जो इसके साइड बाय जो पेरीफेरी रूरल एरिया है यहाँ पर रिलेटिवली टेम्परेचर ठंडा रहेगा लेकिन यहाँ पर गर्मी रहेगा, वह कारण हमने बताया है, इसी को कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो इसके लिए ज़रूरतें बढ़ रही है, एसी की ज़रूरतें बढ़ रही है, फ्रिज की ज़रूरतें बढ़ रही है, तो ये सब तो भाई हीट रिलीज भी करते हैं बैकडोर से। तो जब हीट रिलीज करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में और ज़्यादा हीट जा रहा है, तो फर्दर वर्सनिंग द कंडीशन। ओके, तो कल को सिर्फ एसी और अ, अ, इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर ही रह जाएंगे, नेचुरल कूलिंग तो नहीं हो पाएगा अर्बन एरियाज में। उसके बाद इकोनॉमी पर आप देख सकते हैं, इकोनॉमी की इम्पैक्ट है अगर हम कुछ नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं। और आप देखिए इट कैन कोस्ट अमाउंटिंग टू 5 to 20% ऑफ द एनुअल जीडीपी ऑफ द ग्लोबल। हालांकि इसका इम्पैक्ट क्या क्या किस किस डायमेंशन ऑफ द इकोनॉमी पर होगा कोई कुछ नहीं कह सकता, ये सब तो एक अनुमान है, लेकिन इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। आप सोचिए वर्कर की प्रोडक्टिविटी पर क्या होगा। हमारे देश में इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, यानी कि लोग गर्मी में न जाने कितना मेहनत करके कष्ट करके वर्क कर रहे हैं, और उससे गर्मी के कारण हो सकता है इनकी प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाए, इनका जो मेंटल हेल्थ है वो प्रभावित हो, तो उसके कारण आउटपुट भी प्रभावित होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रभावित होगा, है ना। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी इन इंडिया, तो ये सब जो कारण हमने बताया चिक चिक के, इससे आपका पॉवर्टी बढ़ेगा। तो आप देखिए ए रिसेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सजेस्ट दैट climate change could push 45 million Indians into extreme poverty over the next 15 years। अगले 15 सालों में इतने लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में आ सकते हैं। पॉवर्टी की तो छोड़िए, एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम मतलब खाने की भी दिक्कत, पानी की भी दिक्कत, पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, वो तो ये लोग जो है सर्वाइबिलिटी पर ही फाइट करेंगे। ओके, फिर कोस्ट ऑफ शोरलाइन अल्ट्रेशन, आप समझिए कि जो हमारा शोरलाइन है या फिर जो भी देश है उनके जो शोर लाइन्स है, हो सकता है इंपॉर्टेंट सिटी लोकेटेड है, जैसे हमारे देश में मुंबई सिटी है, जैसे चेन्नई है, ठीक है। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस ये सब सिटी जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट है, ट्रेड होता है इतना, तो कल को ये सिटी जी ना रहे या ये सिटीज काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर के प्रोन हो, तूफान आंधी साइक्लोन ये सब आते होते हों, तो भाई मुश्किल हो जाएगा ना सप्लाई चेन एज वेल एज ट्रेड एज वेल एज द स्टेबिलिटी इन द रीजन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ सिविल। ओके, उसके बाद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एनर्जी डिमांड बढ़ेगा फॉर द स्पेस कूलिंग, एसी कूलर इन सब की डिमांड बढ़ेगी, तो सब एनर्जी के सप्लाई हो कहाँ से रही है, फॉसिल फ्यूल से, और एक कोल को बर्न कर रहे हैं। ओके, तो इसका कारण होगा ये कि और ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और ज़्यादा कोयले और फॉसिल फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, और उसके कारण और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा, इसलिए तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हो सकता है। उसके बाद कोस्टल पावर प्लांट्स को खतरा है, अगर कल को कोस्टल रीजन ही डूब जाए तो फिर यहाँ के पावर प्लांट्स भी खतरे में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे सी लेवल राइज, साइक्लोन्स, स्टॉर्म सर्ज, ये सब होते हैं। आप हमें बताइए स्टॉर्म सर्ज क्या है, यूपीएससी ने इस पर भी क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद माउंटेनियस रीजन पर क्या इम्पैक्ट होगा। माउंटेनियस रीजन पर आप समझिए कि एक तो होता है ग्लेशिएटेड माउंटेन्स, एक होता है नॉन ग्लेशिएटेड माउंटेन्स। हम हिमालय की बात कर लेते हैं, ग्लेशिएटेड माउंटेन्स ये मेल्ट कर जाएंगी, है ना, आइस कैप्स पर है, मेल्ट कर जाएगा, तो फिर जो रिवर
को ये फीड कर रहे थे पेरिनियल रिवर्स के रूप में, कल को पेरिनियल की जगह सीजनल हो जाएगा कि भाई कभी कभी बरसात हुई तो वाटर रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। जिसके कारण क्या होगा, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट बढ़ जाएगा, सिविलियन अनरेस्ट हो सकता है, ट्रांस नेशनल वाटर डिस्प्यूट बढ़ सकता है कि नहीं है? क्योंकि हिमालय से जो वाटर आ रही है वो तो डिफरेंट कंट्रीज में जा रही है, नेपाल में भी जा रही है, साथ के साथ चाइना में भी जा रही है, पाकिस्तान में भी जा रही है। ठीक है, तो कल को ट्रांसनेशनल डिस्प्यूट्स हो सकता है वाटर पर, और आप देख ही रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हम लोग रहते हैं, है कि नहीं है? तो फिर है आपका ब्लैक कार्बन एंड ग्लेशियर मेल्टिंग, ये हो गया है। ये है पॉजिटिव फीडबैक लूप। क्या है ये पॉजिटिव फीडबैक लूप? कि ये जो एरोजोस हैं, ब्लैक ओलेजोस या सूट पार्टिकल्स, जब ये ग्लेशियर पर डिपॉजिट होते हैं ना, तो ब्लैक होते हैं, तो ब्लैक चीजें ऑब्जॉर्व ज्यादा करती है, तो हीट को ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगी। तो जो ग्लेशियर पहले एवरेज कम मेल्ट होता था वो ज्यादा मेल्ट होगा, और ज्यादा मेल्ट होगा तो ये जो ब्लैक सरफेस है बाद में ये पूरी तरह से रिलीज हो जाएंगी, सॉइल्स हो या फिर पत्थर हो, वो दिखने लगेगी, तो और ज्यादा एब्जॉर्ब होगा एंड इट विल फर्दर एक्सेलरेट द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, इसी को हम कह रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक लॉ, पॉजिटिव फीडबैक लूप। एंड रिवर एंड प्रेसिपिटेशन रिसोर्सेज पर तो प्रभाव हो ही रहा है, और इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स ये सब बढ़ सकते हैं, बढ़ ही रहे हैं। और आईपीसीसी का 6th असेसमेंट रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर यूपीएससी ने फ्रेम डालकर क्वेश्चन पूछ लिया है। इन्होंने हाईलाइट किया है कि भाई हैवी प्रेसिपिटेशन इवेंट्स हो सकता है एंड क्रायोस्फीयर रिलेटेड चेंजेस माउंटेन रीजन में हो सकता है, जो कि हमने इम्पैक्ट बता ही दिया है, लीडिंग टू फ्लड्स, लैंडस्लाइड, वाटर स्कार्सिटी। और आप केस स्टडी जरूर दे, केरला की केस स्टडी दे, ओके, महाराष्ट्र की केस स्टडी दे। डिस्पाइट फाइनेंशियल कैपिटल है, पैसे काफी ज्यादा आते हैं उनके पास, लेकिन they were not able to deal with the climatic disaster, they were not able to deal with the flood like situation। न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई, न जाने कितने लोगों का घर तबाह हो गया हो। ठीक है, और ये सब गरीब लोगों की वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, गरीब लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं इन सब चीजों से। तो इसीलिए जरूरी है आज के समय में कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो ग्लोबल एंड लोकल एंड रीजनल एंड नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर इफेक्ट हो रहा है, कार्य चल रहे हैं, इसमें तेजी लाई जाए और जो कमिटमेंट्स है, टारगेट्स हैं, उसको फुलफिल किया जाए। अदरवाइज सिर्फ बातें बनती रहेंगी जैसे पहले बनती आई हैं, लेकिन कमिटमेंट के नाम पर जीरो। जस्ट लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि 2030 तक पूरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। बस हम एक एस्पायरिंग कर सकते हैं कि हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से 2000 से लेकर 2015 तक का गोल था वो एक्सपायर हो गया, उसी को हमने 15 से 30 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दे दिया, ये भी एक्सपायर हो जाएगा। फिर हम 30 से लेकर 45 तक का गोल लेकर आएंगे, तो गोल की संख्या बढ़ सकती है, गोल के डायमेंशन बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर राइट टाइम पर राइट एक्शन नहीं लिया तो समस्या वहीं की वहीं रहेगी एंड मे बी द प्रॉब्लम कैन गेट एग्जैजरेटेड। ठीक है, इसलिए वैसे हम आगे देखेंगे, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। ओजोन है, ओजोन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। फिर हम देखेंगे क्या कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी ने इनिशिएटिव पर भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उसके बाद आईपीसीसी 6 रिपोर्ट के कुछ डाटा हम देखेंगे। उसके बाद जो COP28 हुआ उसको देखेंगे, उसके आउटकम्स को देखेंगे, क्योंकि आउटकम्स पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंडिया ने क्या कुछ इनिशिएटिव लिया है उसको भी हम देखने वाले हैं। तो ये सब डायमेंशन हम मोस्टली नेक्स्ट क्लासेस में कवर कर देंगे, आप चिंता ना करें। कार्बन मार्केट्स, जिस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बन मार्केट्स क्या है। उसके बाद वे फॉरवर्ड कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। क्लाइमेट फाइनेंस पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हमारा PYQ आ जाएगा, हम PYQ को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक आप PYQ को देखें और बढ़िया से ऑब्जर्व करें क्या क्वेश्चन की डिमांड है, और फिर क्वेश्चन लिखना शुरू करें। क्वेश्चन का आंसर लिखे, फ्रेमवर्क बनाए, क्या डाटा आप डाल सकते हैं, कहाँ डाल सकते हैं, क्या कीवर्ड डाल सकते हैं, ये सब आप जरूर इंश्योर करें। इससे आपकी मेंस आंसर राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी बाय फास्टली। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर, ये इनिशिएटिव पसंद आई होगी, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ डू शेयर। एंड अगर आपको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करना है तो आप हमारे UPI ID पर ज़रूर सेंड कर सकते हैं, या फिर आप
ज्वाइन बटन भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉपरेशन, फॉर योर पार्टिसिपेशन। वी विल बी हियर फॉर योर हेल्प। और कैसा लगा लेक्चर आप हमें जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।